नमस्कारम। सो अगला कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 1 का। दिस चैप्टर इज अबाउट टू एंड एंड टुवर्ड द एंड ऑफ द चैप्टर यू आर गोइंग टू सी वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डिपार्टमेंट आपके साथ क्या कर सकता है और आप डिपार्टमेंट के साथ क्या कर सकते हो। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। क्योंकि ये भी पता होना चाहिए आपको कि डिपार्टमेंट आपके साथ क्या कर सकता है और डिपार्टमेंट आपके साथ जो करेगा हर बार सही करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। डिपार्टमेंट कभी कभी आपके साथ कुछ गलत भी करता है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप अपनी आवाज कहां उठाओगे या कैसे करोगे। तो मैंने आपको बताया था हम इनकम टैक्स लॉ 4 फेज में पढ़ेंगे। डू यू रिमेंबर दोस 4 फेज? फेज 1 में क्या पढ़ने वाले थे हम लोग? लेवी चार्ज पढ़ने वाले, ठीक है ना, जो अभी अगले चैप्टर से चालू हो जाएगा। फेज 2 में वी विल लर्न कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन में का आपने थोड़ा सा सीखा है अभी, हाउ टू कंप्यूट टैक्स असेसमेंट सीखा है आपने। देन 3 में हम क्या देखेंगे? कलेक्शन मैकेनिज्म। कलेक्शन मैकेनिज्म में यू आर गोइंग टू लर्न टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स एंड टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न, ठीक है ना, इतना आप पढ़ने वाले हो। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो फेज 4 की है और फेज 4 में हम क्या पढ़ते हैं? प्रोसीजरल एस्पेक्ट पढ़ते हैं ना, कि प्रोसीजर क्या प्रोसीजर होती है और प्रोसीजर आपकी स्टार्ट कहां से होती है आपको पता ही होना चाहिए। आपकी प्रोसीजर सेक्शन 139 पे स्टार्ट होती है। आप रिटर्न भरते हो। क्या भरते हो? रिटर्न भरते हो। इनकम टैक्स रिटर्न आप भरते हो और रिटर्न भरने के टाइम पे आपको मैंने बताया ही था कि 140 में आप वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न करते हो। 139 में रिटर्न भरा जाता है, 140 में रिटर्न को वेरीफाई किया जाता है। इंडिविजुअल का रिटर्न इंडिविजुअल वेरीफाई करता है, लेकिन इंडिविजुअल अगर लुनैटिक होगा, माइनर होगा, तो उसके लीगल गार्डियन उसके रिटर्न को वेरीफाई करते हैं। जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है वो रिटर्न वेरीफाई करता है। 2 ओल्ड पर्सन है, अभी ओल्ड एज पर्सन रिटर्न वेरीफाई नहीं कर सकता, लेकिन ओल्ड एज पर्सन क्या कर देता है? अपनी एक पावर ऑफ अटॉर्नी किसी एक पर्सन को दे देता है, मे बी फैमिली मेंबर, मे बी नॉन फैमिली मेंबर, लेकिन जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है वो लोग क्या कर सकते हैं? रिटर्न साइन कर सकते हैं। एचयूएफ का रिटर्न एचयूएफ का रिटर्न कर्ता वेरीफाई करता है, लेकिन कर्ता अगर साउंड माइंडेड नहीं है या कर्ता अगर कैपेबल नहीं है या कर्ता अवेलेबल नहीं है तो एनी अदर अडल्ट मेंबर, मैंने बताया था, इफ यू रिमेंबर, यू कैन नॉट से मेल मेंबर, एनी अदर अडल्ट मेंबर, मतलब फैमिली में का अडल्ट मेंबर कैन वेरीफाई द रिटर्न। फिर मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप फर्म होता है, पार्टनरशिप फर्म का रिटर्न जो होता है वो मैनेजिंग पार्टनर वेरीफाई करता है। मैनेजिंग पार्टनर अगर अवेलेबल नहीं होगा तो एनी अदर अडल्ट पार्टनर हु इज नॉट अ माइनर, क्योंकि आपको पता है फर्म में माइनर भी क्या बन सकता है? पार्टनर बन सकता है, ठीक है ना। एलएलपी का रिटर्न कौन वेरीफाई करेगा? तो डेजिग्नेटेड पार्टनर। और एलएलपी के अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर अवेलेबल नहीं होंगे अगर रिटर्न वेरीफाई करने के लिए तो एनी अदर अडल्ट यहाँ पे नहीं बोलना है, यहाँ पे पार्टनर बोलना है, क्योंकि एलएलपी में माइनर पार्टनर बन ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, फिर भी आप गलती करते हो तो गलती करना बंद करो पहले। फिर मैंने बताया था कि एलएलपी क्योंकि एक लीगल एंटिटी है, कॉर्पोरेट एंटिटी है, यहाँ पे सीएफओ सीईओ ऐसे पोजीशन होते हैं एलएलपी में भी। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो पार्टनर्स है उन्होंने किसी को अपॉइंट किया हुआ है, पर्सन हु इज ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। आपने रबर स्टैंप में कभी देखा होगा कि वी कॉल देम ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। अगर एलएलपी ने ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया है, सीईओ सीएफओ ऐसा कोई अगर अपॉइंट किया है तो वो पर्सन क्या भर सकता है? रिटर्न भर सकता है, वेरीफाई कर सकता है। कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर रिटर्न वेरीफाई करेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होगा तो एनी अदर डायरेक्टर। वहां पे भी आप नहीं बोल सकते एनी अदर अडल्ट डायरेक्टर, क्योंकि यू कैन नॉट बिकम डायरेक्टर व्हेन यू आर माइनर, ठीक है ना। कंपनी का आपको डायरेक्टर का एलिजिबिलिटी वगैरह आरती मैडम या साइली मैडम आपको पढ़ा देंगे कि डायरेक्टर हु कैन बी अ डायरेक्टर इन द कंपनी। एंड सर डायरेक्टर्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स होते हैं यार, टाटाज वगैरह का। आप इमेजिन करो, उनको थोड़ी ना क्या रिटर्न का ओटीपी देने का टाइम होगा, राइट। तो व्हाट दे विल डू, दे विल सिंपली अपॉइंट सम सीईओ सीएफओ जो भी सीनियर पोजीशन होता है और उनको क्या कर देंगे आप? वो लोग अथॉरिटी दे देंगे, तो उनको हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हो या ऑथोराइज सिग्नेटरी बोल सकते हो। जो ऑथोराइज पर्सन है वो साइन कर लेगा। कंपनी अगर लिक्विडेशन में चली जाती है तो मैनेजमेंट बर्खास्त हो जाती है, मैनेजमेंट को डिसॉल्व किया जाता है। तो लिक्विडेशन में मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव साइन कर ही नहीं सकता। कंपनी अगर लिक्विडेशन में चली गई तो लिक्विडेटर साइन करता है। देयर इज अ प्रोफेशन कॉल्ड लिक्विडेटर, तो लिक्विडेटर साइन करेगा। कंपनी अगर इंसॉल्वेंसी में गई है, जैसे अभी बैजू का इंसॉल्वेंसी कल फाइल हुआ, ठीक है ना। बीसीसीआई मतलब जब ये आईपीएल की मैचेस वगैरह होते हैं उसमें बैजू वाज वन ऑफ द व्हाट यू से स्पॉन्सर पार्टनर, मतलब एडवर्टाइजमेंट कराया था और 158 करोड़ का अभी तक उन्होंने आउटस्टैंडिंग
रखा है, 158 करोड़ का बिल पे नहीं किया है बीसीसीआई को, तो बीसीसीआई ने क्या कर दिया, बैजू को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करो करके डिक्लेयर कर दिया। इंसॉल्वेंट होने के बाद क्या होता है, कुछ ना कुछ तो मिल जाता है। कंपनी बंद होने के बाद कंपनी के सारे एसेट सेल होना चालू हो जाते हैं। लिक्विडेशन कंपनी खुद से स्टार्ट करता है, इंसॉल्वेंसी बाहर से फाइल होता है। समझ में आ रहा है आपको? तो आप जब इंसॉल्वेंसी में जाते हो तो एक इंसॉल्वेंसी को रन करने के लिए एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट किया जाता है। आप लोग वो देखो जरा कैसे बनते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ठीक है? तो वो साइन करता है रिटर्न फिर जब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी का रिटर्न वेरीफाई सीईओ करता है, जो अध्यक्ष होते हैं वो करते हैं, ठीक है? ऐसे बहुत सारे लोकल अथॉरिटी होगा तो प्रॉपर ऑफिसर करता है। तो देयर आर लॉट ऑफ पर्सन हु विल वेरीफाई द रिटर्न। तो आप लोगों का काम यहीं पे खत्म हो जाता है। 139 में रिटर्न भरो, 140 में रिटर्न को वेरीफाई करो, और ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाके 140A या 140B में जाके अपना टैक्स भर दो। 140A में सेल्फ असेसमेंट टैक्स आता है और 140B में अपडेटेड रिटर्न करके एक रिटर्न होता है। 139(8A) का ऐसा कुछ एक रिटर्न जाता है, वो रिटर्न का जाता है वहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तुम लोग कितना याद रखो खाली, अरे सेल्फ असेसमेंट टैक्स वर्ड तो याद रखोगे ना। यहाँ पे असेसी का रोल खत्म होता है। सर आप ये सब जो बता रहे हो लेकिन ये सामने कुछ अलग ही लिखा है, अदर प्रिस्क्राइब मोड। सर ये क्या है? ये कुछ नहीं है, इनकम टैक्स में एक जनरल लॉ है कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में नहीं कर सकते 10,000 के ऊपर। जनरल ऐसा मतलब जैसे इन अकाउंट्स के गोल्डन रूल नहीं होते क्या, कहीं लिखे नहीं है लेकिन लोग होते हैं, ठीक है ना? तो हमने दिनचर्या बनाई, कहीं कायदा नहीं है, कोई कानून नहीं है, लेकिन लोग फॉलो करते हैं। तो वैसे ही आप जनरल लॉ करके याद रखो। स्पेशल लॉ तो जब सेक्शन में जाऊंगा तो पढ़ाऊंगा। यू आर नॉट सपोज टू डू ट्रांजैक्शंस अबाउट 10,000 टू अ पर्सन इन अ डे अबाउट 10,000 रुपीज। नहीं करना है। किस में? कैश में नहीं करना है, क्योंकि कैश क्या जनरेट करता है? ब्लैक। और फिर वो आगे भी क्या जनरेट करते रहेगा? ब्लैक। तो ब्लैक जनरेट्स ब्लैक, ब्लैक जनरेट्स ब्लैक, ब्लैक जनरेट ब्लैक, एंड दिस साइकिल गोज ऑन इन द होल इंडस्ट्री, ठीक है ना? वही अगर किसी एक पर्सन ने व्हाइट चालू किया तो इसके आगे की सीरीज एटलीस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जब तक ये ब्लैक में कन्वर्ट ना हो जाए। और कैश ब्लैक में कैसे कन्वर्ट होता है, व्हाइट ब्लैक में कैसे कन्वर्ट? कोई अगर बैंक में जाके, एटीएम में जाके या बैंक में जाके जब पैसा विड्रॉ करता है और वो कैश में खर्चा करना चालू करता है तो ही मार्केट में ब्लैक घूमना चालू होता है। अदरवाइज आप यूपीआई 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 यूपीआई, गूगल पे गूगल पे गूगल पे, एनईएफटी एनईएफटी एनईएफटी, आरटीजीएस आरटीजीएस आरटीजीएस, ऑनलाइन ट्रांसफर ऑनलाइन ट्रांसफर ऑनलाइन, तो व्हाइट टू व्हाइट जनरेट होते जाता है। एवरीबडी शुड इंसिस्ट ऑन व्हाइट, ठीक है ना? आप कोई भी कितना भी एक्सपेंसिव आइटम या कितना भी सस्ता आइटम मार्केट से परचेस करो, मुझे आपको खाली यहाँ पे एक ही मैसेज देना था, प्लीज स्टार्ट यूजिंग यूपीआई टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल। क्योंकि सब्जी वाला हो या ऑटो वाला हो, सबको आपको बोलना है कि यूपीआई, मेरे पास कैश ही नहीं है ही नहीं, या तो ऑनलाइन लो या तो मेरे पास कैश ही नहीं है। नहीं बोलना चालू करो। जब 10 कस्टमर उसके दुकान पे जाएंगे, कोई बोलता है कि नहीं मेरे पास गूगल पे ही नहीं, तुझको आप आइटम लेने के तो ले, नहीं तो मत ले। फिर आप अपने दोस्तों को जाके बताओ कि इसके पास क्या नहीं है, गूगल पे या ये यूपीआई पे पैसे नहीं लेता। अभी आपको गुड्स नहीं परचेज करने, आप अपने 10 दोस्तों को बोलो, जाके उस दुकान पे खाली पूछो, बोलो मेरे को 1-2 किलो चाहिए था, 5 किलो का माल चाहिए था, ठीक है ना? पहला बोलो कि चाहिए था, फिर कितने का है, इतने का है, गूगल पे किधर है, नहीं है, ओके सॉरी नहीं भैया आपसे नहीं परचेस करना है। ऐसा 10 कस्टमर जब उसके दुकान पे आके जाएगा तो क्या होगा? एक आपको स्टोरी बता दूं, इसी टाइम पे ये ऐसा गवर्नमेंट ने नहीं, प्राइवेट कंपनी ने किया है। आपको पता है कोको कोला एक बहुत बड़ी कंपनी है। कोको कोला क्या बेचती है? ऐसा आपको लगता है? कोको कोला बहुत कुछ बेचती है। जो लेस करके आप चिप्स खाते हो वो भी किसके है? कोको कोला की ही है। आप सोचो इंडिया में लोग वेफर नहीं बना पा रहे, इसे एमएनसी यूएस की कंपनी है। शर्म आनी चाहिए इंडिया वाले लोगों को कि आप वेफर, अरे रॉकेट नहीं बना पा रहे हो, समझ में आता है। बनाना क्या था? पूरा देश वेफर खाता है, ये समझ में आ रहा है। पोटैटो चिप्स पूरा देश खाता है, वो तो बनाना सीख लो। तो एक कंपनी है बालाजी करके, बालाजी ने वेफर बनाना चालू किया, लेकिन बालाजी का वेफर कोई खाने के लिए रेडी नहीं है, जबकि बालाजी क्वांटिटी भी ज़्यादा दे रहा था, टेस्ट भी अच्छा दे रहा था, और सबसे इंपॉर्टेंट देश की कंपनी थी। तो बालाजी का वेफर खाना चाहिए ना, नाम भी भगवान का दिया है, तिरुपति बालाजी, अच्छा नाम भी है। क्या खा रहा है? बालाजी खा रहा हूँ।
लेज से तो अच्छा ही है। तो बालाजी का वेफर कोई खा नहीं रहा था। ऐसा नहीं कि लोगों को खाना नहीं था, दुकानदार रख नहीं रहे थे। देखो छोटे बच्चे वेफर ज्यादा खाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लेज लिखा है कि बालाजी लिखा है कि पार्ले लिखा है। उनको दिखता है पोटैटो चिप्स है, हाँ, या बनाना चिप्स है, चिप्स है, मेरे को वो चाहिए। और आपने देखा इनका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसे होता है, बिलिंग काउंटर के आजू बाजू में लटका के रखते हैं, तो आपको नहीं खरीदने का रहता है। यू डोंट वांट टू बाय दैट, आपके लिस्ट में किधर भी नहीं था, लेकिन आप दुकान पे गए थे ब्रेड लेने के लिए, दूध लेने के लिए, आप आते आते 2 चिप्स लेकर आ गए। आप शक्कर लेने गए थे, चिप्स लेकर, क्योंकि दिखता है। और फिर वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो वो जानबूझ के आगे रखते हैं, और आगे रखने का दुकान वालों को पैसे मिलता है। ये कंपनी पैसे देती है कि हमारा प्रोडक्ट डिस्प्ले में रखो, हमारा प्रोडक्ट काउंटर में रखो। काउंटर में दिखने के मतलब फ्रंट लाइन में रखने के लिए इनको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो बहुत बड़ी बड़ी एमएनसीज की। इट शुड बी विजिबल, अच्छी स्ट्रैटेजी। बालाजी ने क्या किया, ये जो दुकानदार थे वो बालाजी का वेफर रखते नहीं थे, वो लेज का वेफर रखते थे। तो बालाजी ने बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी किया। बालाजी ने अपने पूरे देश में सेल्स पर्सन अपॉइंट किए और उनको खाली एक ही चीज बोला, अलग अलग दुकान पे जाने का और बोलने का बालाजी का वेफर चाहिए। समझ में आ रहा है? वेफर किसका चाहिए? वो बोला अरे बालाजी का नहीं है, लेज का है, इसका है, उसका है। नहीं, बालाजी का चाहिए। है तो ले लो, 10-20 रुपए का 1-2 वेफर ले लो, नहीं है तो अगली दुकान पे जाओ। समझ में आ रहा है? ऐसा रोज 50-50 दुकान कवर करो। फिर 15 दिन के बाद, अभी तक रजिस्टर्ड नहीं होगा उसके माइंड में, फिर 15 दिन के बाद कोई और आएगा। अब आप नहीं, आपका एरिया भी चेंज हो जाएगा। एक ही पर्सन रोज जाके उधर जाके बालाजी क्या, तो थोड़ा अजीब सा लगेगा ना। अब अलग कोई तो आएगा 1 हफ्ते बाद, वो बालाजी का वेफर है क्या, वो बालाजी का वेफर है क्या। ऐसा 4-5 बार जब हो जाता है, और जब दुकान से कस्टमर चला जाता है ना, तो इसको जो दुकानदार होता है ना, उसको पूछो, उसको बुरा लगता है, ठीक है ना, कि यार मेरे पास वो प्रोडक्ट नहीं है। तो जब नेक्स्ट टाइम जो वो डिस्ट्रीब्यूशन वाले आते हैं, होलसेलर आते हैं सारा माल लेके अलग अलग कंपनी का, ठीक है ना, उधर दिखता है उसको बालाजी, बोलता पहला बाकी सब रहने दे, वो दे। दैट्स हाउ बालाजी क्रिएटेड द मार्केट, ठीक है। तो विजिबल है इसलिए बिकना चालू हो गया वो। और क्योंकि दुकानदार ने रखना चालू किया, अब क्या होना चालू हो जाएगा, बिकना चालू हो जाएगा। क्योंकि अभी लोगों को तो क्या खाना है, नहीं वेफर खाने हैं, कंपनी से कोई लेना देना नहीं। दैट्स हाउ बालाजी बिकेम द सक्सेसफुल, विजय दैट्स हाउ बालाजी बिकेम वन ऑफ द सक्सेसफुल। टुडे बालाजी इज वन ऑफ द मार्केट लीडर इन चिप्स मार्केट। अब तुमने देख रहे हो ना, दूसरा इन्होंने क्या किया, मैप बोले तो कौन सा मैप, गूगल मैप, ठीक है ना। ओला वालों ने मैप लॉन्च किया, गूगल वालों ने 70% प्राइस ऑफ कर दिया इंडिया के लिए। जैसे गूगल मैप बिजनेस में पैसे रहते हैं, वैसे गूगल मैप पे भी देयर आर पेड सर्विसेज, ठीक है ना। वो पेड सर्विसेज का प्राइसिंग कितना ड्रॉप किया, क्योंकि ओला वालों ने क्या किया, 100% फ्री फॉर 1 ईयर का प्रोग्राम लॉन्च किया, मैपिंग सॉल्यूशन। और फिर ऑब्वियसली वी शुड बी प्राउड that we are giving tough to the western culture. तो बालाजी is giving tough, पार्ले is giving tough, ओला is giving tough। ओला हमारी कंपनी है ना, ओला हमारी कंपनी है, फ्लिपकार्ट हमारी कंपनी है, अमेजॉन हमारा नहीं है, फ्लिपकार्ट हमारी है। तो दिस इज हाउ यू शुड सपोर्ट इंडियन वेंचर्स, यू शुड हैव जनरल नॉलेज। और आपको पता चलना चाहिए कि अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के आप एक विटनेस हो। अब हमारा खुद का मैप भी होगा, वी विल यूज़ ओला मैप, एंड प्लीज़ डाउनलोड करिए। और मैंने कल ही अपने टेक टीम को भी बोला था कि गूगल मैप पे तो हम लोग एज ए एलिट ग्रुप रजिस्टर्ड है ही, लेट अस गेट रजिस्टर्ड ऑन ओला मैप ऑल्सो, क्योंकि ओला मैप इज मोर एक्यूरेट दैन गूगल मैप। दे आर प्रॉमिसिंग, दे हैव डन द मिलियंस करेक्शन जब से लॉन्च किया तब से अभी तक। करेक्शन मतलब जो ओरिजिनल मैप में नहीं रहेंगे, सैटेलाइट मैप में नहीं रहेंगे। मतलब शायद गूगल को नहीं पता होगा इस बाजू के रोड को चर्च रोड बोलते हैं, ओला मैप ने डाल दिया, क्योंकि ओला वाले यहाँ के लोग हैं ना, दे अंडरस्टैंड द इंडियन लैंग्वेज, इंडियन रोड्स। गूगल को नहीं होता। तो हम क्या पढ़ने वाले, व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी नाउ। ये पहला ये समझ में आया कि आपको ये वाला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा क्या, 10,000 के ऊपर क्या नहीं करना है।
ये 10,000 तो इनकम टैक्स बोलता है, मैं तो आपको क्या बोल रहा है, 12 रुपए का चाय पिया तुम लोगों ने। तुमको पता है जब हमारे इंडिया में यूपीआई लॉन्च किया था, एवरीबडी मॉक्ड, एवरीबडी इंक्लूडिंग अपोजिशन, कांग्रेस पार्टी, कि अभी ये लोग सिखाएंगे लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करना। अभी तक लोगों के पास मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है। इन्होंने 2000, ये सब अरुण जेटली सर ने लॉन्च किया है, उनके टाइम में आया हुआ है। यूपीआई का सपना उनका था, उनको पता था मार्केट में से कैश कैसे कम करना है। दैट्स द रीजन आई मिस हिम एवरी डे। वो रहते ना आज देश अलग लेवल पे होता, मैं बता रहा हूँ ना आपको। 2015 में बंदे ने यूपीआई के ऊपर भरमसाठ काम किया, 2016 में क्या किया, डिमोनेटाइजेशन। तो बहुत पहले ही प्लानिंग चालू हो गई थी, तो लोगों को झटका दिया कि कैश तुम कभी भी गायब कर सकते हैं, तो पैसा कैश में मत रखो, पैसा बैंक में रखो। फिर जनधन स्कीम खोला कि अकाउंट खोलना डिफिकल्ट है आप लोगों का, बैंक अकाउंट खोलना इतना आसान नहीं है। फिर बैंक को प्रेशर किया कि आप लोग गांव गांव जाओगे टैबलेट लेके, समझ में आ रहा है ना, आप घर घर जाके लोगों का अकाउंट ओपन करोगे। और गवर्नमेंट ने फार्मर को 2,000 रुपये देंगे, लेकिन डायरेक्टली अगर फार्मर अकाउंट में लेगा तो फार्मर पहले क्या ओपन करेगा अभी, हाँ 2,000 के लिए बैंक अकाउंट। हमको तो क्या चाहिए था, फार्मर क्या चालू कर दे, बैंक अकाउंट ओपन करना चालू कर दे, बैंक में पैसा रखना चालू कर दे, यूपीआई यूज करना चालू कर दे, हमारा हो गया। हमें जो जीएसटी मिलना था मिलना चालू हो जाएगा, हमको जो इनकम टैक्स मिलना था मिलना चालू हो जाएगा। फिर उन्होंने जियो का हेल्प लिया, बोला हमारे देश में नेटवर्क बहुत महंगा है, सब लोग इंटरनेट नहीं यूज करते। जियो ने बोला कोई नहीं, 25 करोड़ लोगों ने साहब जियो का सिम लिया, 25 करोड़। आप इंडिया में कितना भी बड़ा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन रन करो, कितना भी बड़ा 25 करोड़ कस्टमर नहीं मिलेंगे आपको। जियो ने कितने, 25 करोड़, आपको पता है 25 करोड़ कितना बड़ा पॉपुलेशन होता है, नहीं पता। जियो का ऑन एन एवरेज रिचार्ज कितना है, कितने का है, 399 का, जो बेस्ट रिचार्ज माना जाता होगा, 2 GB डेटा वगैरह को देते रहेंगे। अभी मैं मान लेता हूं 30 करोड़ तो हुए रहेंगे उनके सब्सक्राइबर। 30 करोड़ इंटू 400 रुपया खाली मल्टीप्लाई करो, खाली 30 इंटू 400, 30 इंटू 400, 12,000 करोड़ का उनको रिचार्ज का रेवेन्यू मिल रहा है। खाली 100 रुपए का तो प्रीमियम लिया ही था तभी, जियो नंबर एक्टिवेटेड रखने के लिए। पहला फ्री दिया, फिर बोला अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो, एक्टिवेटेड रखना चाहते हो। तो जियो के सेल्स एजेंट कितने थे, 25 करोड़ लोग। क्यों, अरे उन्होंने प्रोडक्ट ही ऐसा बेचा कि कॉलेज में फ्रेंड एक दूसरे को, तेरे पास जियो का नंबर नहीं है, जियो का नंबर कैसे नहीं तेरे पास, कॉलिंग फ्री, इंटरनेट फ्री, मैसेजिंग फ्री। तो तुम समझ रहे हो कि यूजर बिकेम द मार्केटिंग एजेंट्स। और किसी किसी को 2 GB कम गिर रहा था, वो क्या कर रहा था, वो 3 नंबर ले रहा था। ह्यूज मार्केटिंग ड्राइव किया, जनधन लॉन्च किया, यूपीआई लॉन्च किया, जियो लॉन्च किया, इंटरनेट को बहुत सस्ता बनाया, टेक्नोलॉजी को सिक्योर किया। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को सिक्योर करना इतना आसान नहीं था, इतना सब कुछ किया। टुडे वी आर द मार्केट लीडर इन द ग्लोब यूपीआई टेक्नोलॉजी में। बाकी देश हमारे से यूपीआई टेक्नोलॉजी बोरो कर रहे हैं, दे आर पेइंग अस ह्यूज मनी फॉर टेक्निकल नो हाउ। कैसे कर रहे हो तुम लोग, ये तो बताओ। जो आज यूएसए नहीं कर पाया, कनाडा नहीं कर पाया, जर्मनी नहीं कर पाया, वो इंडिया कैसे कर पाया? बिकॉज दिस इज, आप बोलोगे सर ये क्या है, इतना क्या होता है उससे, यूपीआई करने से क्या होता है? 3 साल में देखो क्या होने वाला है। जो 100% इकोनॉमी अनअकाउंटेड थी, अनअकाउंटेड इकोनॉमी, कैश इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी, वो 80% तक जो ब्लैक थी, 80% में बता रहा हूं व्हाइट हो चुकी है। अभी भी 20, 25, 30% अभी भी ब्लैक चालू है। लेकिन फिर वही आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं, डू नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम दैट पर्सन हु डू नॉट एक्सेप्ट यूपीआई पेमेंट। यू इंसिस्ट। आपको देश का कचरा साफ करना है कि नहीं, बोलो। पूरे देश का कचरा साफ कर पाओगे क्या कल? आप खाली रास्ते पे कागज फेंकना बंद करो, देश ऑटोमेटिकली साफ होगा। वैसे आप देश के ब्लैक के साथ फाइट करना चाहते हो कि नहीं? आपको कैश में भी 20 रुपये ही देना है, गूगल पे भी 20 रुपये ही देना है। व्हाट विल यू चूज?
हाँ, वो गूगल पे बोलेगा 25 रुपया दो और कैश में 20 रुपया दो, तो मैं भी बोलेगा आपको कि ठीक है, नाउ इट इज योर बेनिफिट, ही इज गोइंग टू टेक द सेम अमाउंट। आप मुझे बताओ साहब, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, अकाउंटिंग करते हो, आप कौन सा वाला इनकम काउंट करते हो किसी भी एसएससी का? उसके बैंक में जो आया या उसके पास कैश में जो आया हो? बैंक में जो आया हो, मतलब कैश में जो आया हो तो आप पूछ ही नहीं रहे हो उसको, और वो बता भी नहीं रहा है, तो आपको समझ गया गूगल पे क्यों करना है? क्योंकि आप नहीं चाहते कि सामने वाला क्या कमाए, ब्लैक कमाए। ये समझ में आया? आप नहीं चाहते सामने वाला आपकी वजह से, यू शुड नॉट बी रीजन फॉर समवन एल्स ब्लैक मनी। इसलिए आप हमेशा किस में पे करो? व्हाइट में पे करो, गूगल पे करो, अकाउंटेड होना चाहिए हर एक चीज, ठीक है? इतना कर लोगे। अब आप बोलोगे सर वो गूगल पे से कैसे पे करूं, मुझे क्रेडिट कार्ड से करना है, तो वही इसलिए ये बता रहा था कि गूगल पे खाली बोला जा रहा है यू कैन पे बाय यूजिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, UPI, RTGS, NEFT, भीम आधार पे, इन सारे मोड्स को क्या बोलता है गवर्नमेंट? प्रिस्क्राइब मोड। प्रिस्क्राइब मोड मतलब अलाउड मोड। इसके अलावा चेक, DD तो पहले से ही था, इसके अलावा क्या था? अकाउंट पे ही चेक और अकाउंट पे ही चेक या DD क्या होता है? डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है ना? अब ये सब भीम UPI क्या होता है, IMPS क्या होता है, वो जनरल नॉलेज है। अगर बैंकिंग ऐप यूज करते हो तो पता होता रहेगा, नहीं पता चलता तो गूगल कर लो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? चलो आगे। दीज आर अलाउड मोड। सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे होता है? क्योंकि हम प्रोसीजरल लॉ पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू लर्न द प्रोसीजरल लॉ, तो पहले से डिपार्टमेंट क्या होता है वो तो बताओ। तो मैंने आपको बहुत पहले कभी तो बताया था, इफ यू रिमेंबर 116 से लेके 138 तक इनकम टैक्स अथॉरिटीज के बारे में लिखा गया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में लिखा गया है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है? क्यों पता है आपको? क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट? इट्स अ सेंट्रल लॉ। कहां पे लिखा है ये सेंट्रल लॉ है? एंट्री नंबर 82। आगे क्या? यूनियन लिस्ट। अभी तो बताओ आगे क्या? 7th शेड्यूल। कहां पे? आर्टिकल क्या? 246। कुछ भी बोलते जा रहे हो। ये कहां पे है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है ना? बहुत ज्यादा पेजेस कवर नहीं किए हम लोग ने, 19 पेजेस है बस। 19 पेजेस अगर आप रिमेंबर नहीं कर सकते तो एक दिन आपको 2000 पेज रिमेंबर करने इनकम टैक्स के। स्टार्टिंग में पढ़ने 5000 है, लेकिन समराइज भी अगर करोगे तभी भी 2000 पेजेस की समरी बनती है। तो जो 20 पेज याद नहीं कर सकता वो 2000 कैसे कर सकता है? तो याद करो, याद करो मतलब अच्छे से याद करो, ठीक है ना? तो इस सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इन लेबर्स, ठीक है ना? तो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं हमारे पास। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो हम टैक्स की बात करते हैं, देश के रेवेन्यू की बात करते हैं, तो हम कौन सी मिनिस्ट्री की बात करेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है ना? उसमें भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो वी विल टॉक अबाउट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। उसमें भी 2 बोर्ड है, CBDT एंड CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी जो फॉर्म वगैरह नोटिफाई करने होते हैं वो CBDT नोटिफाई करता है। अगर आपकी पोर्टल अगर काम करना बंद कर देगा तो CBDT सर्कुलर निकालेगा कि 2 दिन से आप ड्यू डेट बढ़ा दो। तो CBDT को पावर है। CBDT को पावर किसने दी? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को किसने पावर दी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को किसने पावर दी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। समझ में आ रहा है? अब डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी अलग अलग विंग होते हैं। विंग समझ में आता है आपको? विंग क्या होता है? डिपार्टमेंट में क्या होते हैं? अलग अलग विंग होते हैं, विंग, ठीक है ना? तो आप जिस विंग से बात करते हो ना उसको इन्वेस्टमेंट विंग नहीं बोला जाता, उसको असेसमेंट विंग बोला जाता है। जिससे आप इंटरेक्ट करते हो, जो आपको नोटिस भेजता है या जिसको आप रिप्लाई देते हो, उसमें मैंने आपको बताया था कभी तो कि सबसे सीनियर ऑफिसर जो होते हैं इनकम टैक्स के, उनको चीफ ऑफिसर बोला जाता है। फिर उसके नीचे कमिश्नर होते हैं, तो कमिश्नर पप्पा होते हैं और चीफ ऑफिसर दादाजी होते हैं घर के, ठीक है ना? दादाजी में भी बड़े पापा छोटे पापा होते हैं, या पापा में भी बड़े पापा छोटे पापा होते हैं, चाचा लोग होते हैं। तो बाबा चीफ ऑफिसर्स में जो सबसे सीनियर होते हैं उनको प्रिंसिपल चीफ
कमिश्नर बोला जाता है। ये समझ में आ रहा है? और चीफ कमिश्नर तो चीफ कमिश्नर थे ही। तो सब दादाजी लेवल के दो प्रोफाइल, चीफ कमिश्नर और उनमें जो सीनियर रहेगा वो प्रिंसिपल। आपको याद रखना है चीफ कमिश्नर। आप ज्यादा चीजें याद मत रखो। क्या याद रखो कि सबसे सीनियर ऑफिसर कौन? चीफ कमिश्नर। मैंने आपको बताया था, रेड मूवी देखो, रेड मूवी में अजय देवगन जी फाइल लेके दिल्ली जाते हैं, जिसको मिलते हैं वो दादाजी टाइप के दिखते हैं, वो चीफ कमिश्नर होते हैं। ठीक है? सबसे बड़े ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, 30 ईयर्स 35 ईयर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम किया रहता है इन्होंने, बहुत सीनियर ऑफिसर। ये समझ में आ रहा है? आगे चलूं। अब पप्पा आएंगे मार्केट में, पप्पा को हम कमिश्नर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यार से उनको सीआईटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीआईटी। सीआईटी का नोटिस आया, सीआईटी ने ऑर्डर निकाला, ये सीआईटी है। तो सीआईटी मतलब क्या आपको पता होना चाहिए? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। कमिश्नर में सीनियर कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, ठीक है ना, उसको पीसीआईटी बोलेंगे हम। तो सीआईटी या पीसीआईटी। तो विश्वनाथ सर जब आपकी 80G या 12AA अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, 12AB या 80G का रजिस्ट्रेशन जब अप्लाई करते हैं तो डायरेक्टली कमिश्नर को जाता है एप्लीकेशन, याद रखो आप, या प्रिंसिपल कमिश्नर को जाता है। मतलब कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर दोनों का काम सेम ही रहता है, खाली वो सीनियर जूनियर है उनके डिपार्टमेंट में। हमारे लिए तो सीनियर दो ही ऑफिसर, कमिश्नर और चीफ कमिश्नर। ये याद आ रहा है? उसमें के सीनियर का नाम याद रखो, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, इसका सीनियर का प्रिंसिपल कमिश्नर। हमें तो सीनियर दो ही पता है, कमिश्नर और चीफ कमिश्नर। कमिश्नर्स का कमिश्नर, चीफ कमिश्नर। चीफ समझता है ना, आर्मी चीफ, इंचार्ज ऑफ कमिश्नर्स। अब कमिश्नर के नीचे ये जो पोस्ट होता है ना, ये ऑप्शनल पोस्ट होता है, एडिशनल कमिश्नर। ये हर जगह पे नहीं होता। जहां एडिशनल नाम से ही क्या पता चलता है, जरूरत पड़ेगी तो ऐड कर देंगे, ठीक है ना। एडिशनल कमिश्नर हर जगह पे नहीं होता, हर शहर में नहीं होता, हर डिपार्टमेंट में नहीं होता। जहाँ जरूरत होती है वहाँ होता है। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जैसे सिटीज में होता रहेगा, क्योंकि वहाँ पे इनकम टैक्स के ऑपरेशन बहुत बड़े लेवल पे चलते हैं। आगे चलो, ये थोड़ा ध्यान दो प्लीज, आगे चलो, ठीक है ना। इसके नीचे ये लोग मेन लोग हैं, ठीक है ना, इनसे आपका पाला हमेशा पड़ता है। ज्वाइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ये 3 कमिश्नर होते हैं जो हमारे लिए हमेशा वहाँ पे डिपार्टमेंट में अवेलेबल होते हैं। आप अगर कमिश्नर लेवल को मिलने की बात करते हो तो यू आर आइदर मीटिंग असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर। ये ऊपर वाले इतने आसानी से अवेलेबल नहीं होते और इनकी आपको ज़रूरत भी नहीं है। आप ACDC JC, ACDC याद रखोगे, ACDC JC, AC असिस्टेंट कमिश्नर, DC डिप्टी कमिश्नर, उसके ऊपर JC ज्वाइंट कमिश्नर, ठीक है ना। ACDC JC को मिलो, आपका काम हो जाएगा। सर ACDC JC को क्यों मिलना है? क्योंकि ITO आपका काम अच्छे से नहीं कर रहा है। काम करने के लिए तो ऑफिसर कौन सा नियमा गया है? ITO, जिसको आपको मिलना होता है, जिससे आपसे बात करनी होती है। आई एम सो सॉरी, आई हैव टू से दिस ऑन रिकॉर्डेड लाइन, बट द मोस्ट करप्ट पोस्ट इन डिपार्टमेंट वाज ITO। क्योंकि ये गवर्नमेंट का कोई तो, ये इसके ऊपर वाले जो लोग हैं ना, वो UPSC पास करके आते हैं। IRS करके सुना है आप लोगों ने, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। तो वो थोड़ा UPSC लेवल के कैंडिडेट होते हैं, उसके अंदर देश प्रेमी, देशभक्ति थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है ना। एक्सेप्शन वहाँ पे भी है। देखो कीड़े टाइप के लोग ना सब जगह होते हैं, तो वहाँ पे रेशो उल्टा रहेगा, 80-20 का रहेगा। 80% UPSC ऑफिसर्स बहुत अच्छे रहेंगे और 20% बहुत खराब रहेंगे। ईस्ट लेवल पे उल्टा हो जाता है रेशो, 20% ही शायद, वो भी बहुत बड़ा परसेंटेज बोल दिया मैंने। 80% पक्का ये करप्ट है। इनके जैसे आपको RTO मिलते हैं, देखो आपको रास्ते पे, ये ITO है ना, इनको आप कंपेयर करो माइंड में हमेशा किसके साथ? RTO क्या करता है, आपको क्यों रोकता है? मुझे बता, मुंबई पुणे में बहुत सारे क्या बोलते हैं, 1 वे हैं, तो यहां से एंट्री करना अलाउड, तो ITO को कहाँ खड़े रहना चाहिए? यहां खड़े रहना चाहिए ना, कि यहाँ पे एंट्री करना अलाउड नहीं और रोकना चाहिए, लेकिन खड़े कहाँ रहते हैं? एंड में। क्यों? उनको तो कलेक्शन करने से मतलब। अच्छा, कलेक्शन 2 टाइप का करते हो लोग। एक तो उनका जो ऑफिशियल ड्यूटी है, ऑफिशियल पैसे भी लेंगे ना, तभी तो उनकी पोजीशन जस्टिफाई होगी। और फिर आपको पता है आप क्या करते हो, ऑफिशियल 500 है, अनऑफिशियल 100, 150, 200 लेके निकल जाओ। बस यही चल रहा है इनकम टैक्स में भी। ऑफिशियली दिस पीपल आर सपोज टू रिकवर टैक्स, अनऑफिशियली वो लोग एडजस्टमेंट करना चालू कर देते हैं। ये इस लेवल पे एडजस्टमेंट बहुत आसानी से होता है, वेरी इजी टू डू
एडजस्टमेंट विद आईटीओ। और फिर मैंने रिफंड के टाइम पे आपको मैंने बताया था, वो भी रिकॉर्डेड लाइन पे मैंने आपको बताया था कि पहले कैसे ये लोग रुलाते थे एसएससी को। एसएससी तो जाता नहीं था रे डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट तो सीए जाता था, आर्टिकल सीए भी नहीं जाता था। मतलब अल्टीमेटली रोने वाली जो प्रजाति थी उसका नाम आर्टिकल्स था, जो सीए फर्म में काम करते, मतलब जो हम जो थे मजदूर लोग थे हम। मजदूर और मजबूर एक ही वर्ड होता है। प्रिंसिपल ने बोला है जाओ आईटीओ से रिफंड लेकर आओ, मैं जाएगा आईटीओ के पास और बोलेगा सर वो थे आमचा एक क्लाइंट रिफंड। आईटीओ लिटरली ऐसे चेक दिखाता था यार, बता तो रहा हूँ, हाँ ये देखो ना आपका रिफंड आया हुआ है, और ड्रॉवर में रख देता था। क्या ऐसा करना पड़ेगा अभी कि वो चेक हमको हैंड ओवर करे? हाँ, उधर अंडर टेबल भी नहीं, उधर ओवर टेबल ही ले लेते थे और उसके रेट भी फिक्स रहते थे। तो ये होता था। ये कौन सी पोजीशन करती थी? आईटीओ करती थी, जो अभी आरटीओ करती है। आपको पता है आप लोगों ने, आरटीओ भी कुछ दूध के धुले नहीं है, कुछ होते रहेंगे बहुत अच्छे, लेकिन कुछ ही अच्छे हैं ना, सारे तो नहीं है। वैसे भी ये आईटीओ में कुछ ही लोग अच्छे थे, सारे अच्छे नहीं थे। उसके नीचे इंस्पेक्टर होता है इनको सपोर्ट करने के लिए, और टैक्स रिकवरी ऑफिसर। मैंने आपको बताया था जब आप टैक्स भरते नहीं हो तो आपके पास से रिकवरी करने के लिए जो आता है वो क्या होता है, तो मुझे नीचे से ऊपर बता दोगे। आईटीओ का बताओ खाली। आईटीओ के ऊपर कौन होता है? एसीडीसी। उसके ऊपर कौन होता है? जेसी। जेसी के ऊपर कौन? एडिशनल कमिश्नर। एडिशनल के ऊपर कौन? कमिश्नर। कमिश्नर के ऊपर कौन? प्रिंसिपल कमिश्नर। प्रिंसिपल कमिश्नर के ऊपर चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर के ऊपर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। उसके ऊपर सीबीडीटी। सीबीडीटी के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऊपर अब उल्टा आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके नीचे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के नीचे सीबीडीटी। सीबीडीटी के नीचे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के नीचे चीफ कमिश्नर। उसके आगे प्रिंसिपल कमिश्नर। प्रिंसिपल कमिश्नर के आगे कमिश्नर। कमिश्नर के आगे एडिशनल कमिश्नर। एडिशनल कमिश्नर के आगे जॉइंट कमिश्नर। उसके आगे एसीडीसी। उसके आगे आईटीओ इनकम टैक्स ऑफिसर्स। उसके आगे इंस्पेक्टर और वो टैक्स रिकवरी ऑफिसर। वो जाने दो, उसका छोटे पोजीशन है, वो ऊपर नीचे भी रखे, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समझ में आ रहा है? आगे चलूँ सर। ये तो डिपार्टमेंट की असेसमेंट विंग है। असेसमेंट मतलब जो असेसमेंट करते हैं, ठीक है ना। इसकी एक काउंटर विंग भी होती है जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनका नाम ही इन्वेस्टिगेशन विंग है। ये लोग कभी भी ये अपनी फैमिली में देखा है, तो ये लोग जब घूमते हैं ना मार्केट में, तो ये बोल के घूमते कि हम इनकम टैक्स वाले हैं। ये लोग जो घूम रहे हैं ना इधर, ये बाजू वाले, ये फैमिली मैन बन के घूम रहे हैं। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके बाजू वाले घर में जो अंकल काम करते हैं, जो आपको बोलते हैं कि मैं किसी गवर्नमेंट के ऑफिस में काम करता हूँ या किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, वो प्राइवेट कंपनी में शायद नहीं रहेंगे, वो इनकम टैक्स के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहेंगे। वो बताते नहीं कि वो लोग इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। वो मार्केट में हर जगह है। इनका काम क्या है? क्या ढूंढते रहेंगे? वाइट। वाइट के लिए तो इनको रखा है ना ये पूरी असेसमेंट विंग। हम यहाँ पे लेक्चर ले रहे साहब, ये लोग अभी भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन चालू है। तो इनकम टैक्स से डरो प्लीज। हाथ जोड़ के मांग रहा हूं आप लोगों से, जो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि अरे कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? 25 साल हो गए, मेरे बाप को अभी तक अरेस्ट नहीं हुई। इनकम टैक्स के घर में देर है, अंधेर नहीं है, आज नहीं तो कल होगी। ये लोग घूम रहे हैं मार्केट में यार। और इनको कमिश्नर नहीं बोलते, हम इनको डायरेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे डीजी करके सबसे बड़ा पोजीशन होता है, डीजी। जैसे वहां पे चीफ कमिश्नर होता है ना, वैसे इन्वेस्टिगेशन विंग का सबसे बड़ा ऑफिसर कौन होता है? डीजे नहीं, गाना नहीं बजाता और कुछ बजाता है ये लोग, तो डीजी। डीजी का फुल फॉर्म होगा डायरेक्टर जनरल। मतलब इन जनरल दे आर डायरेक्टर। जैसे एलिट गुरुकुल में मैं कौन सा कोई डिपार्टमेंट का डायरेक्टर हो क्या? जनरल, सब का डायरेक्टर, ठीक है ना। तो डीजी डायरेक्टर जनरल, उसमें सीनियर जो होगा उसको पीडीजी बोलेंगे ना, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल। तो ये दो पोजीशन तो क्लियर हो गई। उसके नीचे कौन होगा? डायरेक्टर। और डायरेक्टर का सीनियर कौन? प्रिंसिपल डायरेक्टर। उसके नीचे कौन? एडिशनल कमिश्नर था, यहां पे क्या होगा? एडिशनल डायरेक्टर। यहां पे ज्वाइंट कमिश्नर था, यहां पे कौन आएगा? और उसके नीचे एसीडीसी था, वहां पे यहां पे क्या होगा? एडीडीडी, असिस्टेंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर। सर इसके नीचे आईटीओ क्यों नहीं? क्योंकि ये लोग असेसमेंट करने बैठे ही नहीं, ये लोग तो इन्वेस्टिगेशन करने बैठे हैं। ये समझ में आ रहा है? ओके। इसमें के कुछ लोगों को हम एओ बोलते हैं, वो बाद में बताएगा, एओ का डेफिनेशन है। आगे जाऊं? डिपार्टमेंट समझ में आया? अब बात करते हैं कि
डिपार्टमेंट आपके साथ क्या क्या कर सकता है। आपने क्या किया था, अच्छा यहाँ पे एक बात बतानी रह गई, मैं अभी बता रहा था, मैं बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा था कि ये लोग जब एसएससी से मिलते हैं तो झोल होता है, आमने सामने आ गए तो क्या हो गया, डिपार्टमेंट और एसएससी एक बार आमने सामने आ जाएंगे तो हमेशा एसएससी क्या चाहेगा, एडजस्टमेंट करके कैसे तो यहां से निकल जाता हूं, और डिपार्टमेंट भी वही चाहता था पहले कि एसएससी एडजस्टमेंट करके निकल जाए। ये नहीं करने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड फेसलेस, क्या चालू कर दिया डिपार्टमेंट ने, अभी जो नोटिस आती है ना उसके नीचे कोई ऑफिसर का नाम नहीं लिखा होता सर, एक नाम लिखा होता है NAFC, इसका फुल फॉर्म याद रखोगे आप, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, उल्टा लिखा, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। अभी ये सेंटर किधर बैठा है आपको पता ही नहीं, आपको नोटिस, पहले नोटिस आप कोल्हापुर के हो तो नोटिस कोल्हापुर का इनकम टैक्स देगा, मुंबई के हो तो मुंबई का ITO देगा, तो हमें पता था कि नोटिस कहां से आती है, जहां नोटिस आती वहीं पे जाके लोग एडजस्टमेंट करते थे। एक जमाने में ऐसे बोला जाता था, द बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट इज नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु अंडरस्टैंड इनकम टैक्स, अ बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु नोज इनकम टैक्स ऑफिसर। आपको इनकम टैक्स नहीं समझना है, आपको इनकम टैक्स ऑफिसर को समझना है कि उसको क्या चाहिए, हाउ ही गेट सेटिस्फाइड, ठीक है ना। और अगर आपको वो पता चल गया तो आप बहुत बाप लेवल के कंसल्टेंट बन जाते थे। इसलिए तभी एक्सपीरियंस मैटर करता था, नॉलेज मैटर नहीं करता था। अभी नॉलेज मैटर करता है, क्योंकि अभी ऑफिसर आपको सामने से मिलने बुलाता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या चालू कर दिया अभी, फेसलेस, मिलने नहीं आने का, क्योंकि जहां मिलते हो वहां पे झोल होता है, मिलाप अलग रखो। नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के कुछ यूनिट्स है, ठीक है ना, इसके अंदर भी कुछ, जैसे हमारा मेन डिवीजन होता है उसके अंदर डिवीजन होते हैं, उसके कुछ यूनिट्स है, तो उस यूनिट को बोला जाता है असेसमेंट यूनिट। असेसमेंट यूनिट का काम क्या होगा, असेसमेंट करना, ठीक है ना। एक होता है वेरिफिकेशन यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट का काम क्या करना, आपने कुछ डॉक्यूमेंट दिए उनको, ठीक है ना, आपने बोला मेरी प्रॉपर्टी इधर है, अभी क्या वेरिफिकेशन यूनिट आके क्या कर सकता है, वो चीज वेरीफाई कर सकता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड रिव्यू यूनिट। एक और कौन सा यूनिट है कि ये सब कुछ व्यवस्थित सब सिस्टमैटिक हो सकता है। तो आप देखोगे ना तो आपको नोटिस वगैरह जो आती है ना वो असेसमेंट यूनिट से आती है, या तो वेरिफिकेशन यूनिट से आती है, तो रिव्यू यूनिट से आती है। तो ये यूनिट करता है, और ये यूनिट आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता। अच्छा, यूनिट में भी एक ऑफिसर नहीं होता, टीम ऑफ ऑफिसर्स होते हैं अभी। तो अभी इनकम टैक्स ऑफिसर ने एक AO के ऊपर डिपेंड रहना बंद कर दिया। अभी क्या करते हो लोग, एक यूनिट बनाते हैं और यूनिट में 20, 25, 15, 25 लोग रखते हैं, समझ में आ रहा है। तो एक यूनिट काम करता है, अभी यूनिट है, अभी ऑफिसर नहीं है। और ये यूनिट, अगर समझो असेसमेंट यूनिट को किसी एक एसएससी का इंफॉर्मेशन चाहिए, डायरेक्टली आपको डेटा दे ही नहीं सकता वो। असेसमेंट यूनिट को ये किसको बताना है, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर को बताना है। और एसएससी से कौन इंफॉर्मेशन मंगाएगा, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर मंगाएगा। फिर ये डॉक्यूमेंट किसको देगा, असेसमेंट यूनिट को देगा। असेसमेंट यूनिट को कोई चीज वेरीफाई करके लेनी है, वो डायरेक्टली वेरिफिकेशन यूनिट को नहीं बताएगा, वो पहले असेसमेंट नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर को बताएगा। फिर वो डिसाइड करेंगे कि ये वेरिफिकेशन यूनिट को किसको देना है। वेरिफिकेशन यूनिट ने डॉक्यूमेंट बना के दे दिया, अभी उसका रिव्यू होना है। रिव्यू कौन करेगा, वेरिफिकेशन यूनिट नहीं डिसाइड करेगा, वो किसको देगा, नहीं डायरेक्ट, अरे रिव्यू यूनिट के पास तो जाना है, वो देगा नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर को देगा। नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर डिसाइड करेगा कि कौन से रिव्यू यूनिट को देना है। और ये सारे एक दूसरे आजू बाजू में होना जरूरी नहीं है, एक चेन्नई में, एक बैंगलोर में, दूसरा दिल्ली में। अब झोल करना आसान नहीं, इम्पॉसिबल तो ऐसा है ही नहीं कि इम्पॉसिबल हो जाएगा झोल करना, पॉसिबल हमेशा होता है, लेकिन आसान नहीं। पहले एक ऑफिसर था तो उसको मैनेज करना, वो किधर रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, आप कर सकते थे, अभी नहीं कर सकते आप ये चीज, ठीक है ना। इसलिए अभी जो नोटिस आती है वो कहां से आती है, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर से आती है। और ये आपको पता ही नहीं कि ये कहां है, ये कहां है, ये किसी को, क्योंकि ये कहां है पता कर भी लोगे तभी भी कुछ उखाड़ नहीं सकते, क्योंकि आपको कोई इंफॉर्मेशन इनके बारे में। और ये एक यूनिट नहीं है, ऐसा नहीं कि देश में एक ही यूनिट होगा NAFC, ये अलग अलग ज्यूरिडिक्शन में अलग अलग भी हो सकती है। इसका नाम नेशनल फेसलेस, जैसे ROC वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन ROC मुंबई अलग है, ROC पुणे अलग है, वैसे इसके भी अलग अलग यूनिट बैठना चालू करेंगे। अच्छा सिस्टम बनाया कि नहीं गवर्नमेंट। तो ये असेसमेंट प्रोसीजर चालू होने जा रहा है। आपने रिटर्न भरा, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर ने रिटर्न को वेरीफाई किया, और ये वेरीफाई जो करता है ना उसको एक टेक्नोलॉजी उन्होंने लगा के रखी है, RMS, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। ये मतलब AI है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का।
वो हाईलाइट करता है कि इसमें कुछ तो लोचा है, इस रिटर्न में कुछ तो गड़बड़ है, ये AIS TIS के साथ मैच नहीं हो रहा है। और कभी कभी वो लॉजिकल भी हो सकता है और इलॉजिकल भी हो सकता है, क्योंकि कोई पर्सन नहीं कर रहा है, कोई एक मशीन आइडेंटिफाई कर रहा है। इंसान गलती कर सकता है ना, मशीन नहीं कर सकता, लेकिन अभी मशीन भी गलती कर रहा है क्योंकि मशीन हमारा परफेक्ट नहीं है, अभी तो लॉन्च हुआ है रे, ठीक है ना। तो मशीन 99% गलती आपका ही है, 1% हो सकता है कि मशीन का गलती है। तो मशीन लर्निंग से केसेस हाईलाइट हो रहे हैं। ये केसेस भी जो होते हैं ना, वो ऑटोमेटेड अलोकेशन सिस्टम से अलोकेट होते हैं। इसको आस बोलते हैं, या थोड़ा आप अगर एस बोलोगे तभी भी चलेगा। ये किससे अलोकेट हो रही है, मतलब नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर डिसाइड नहीं करता कि मैं इसको दूंगा, मैं उसको, उधर कोई बेटा नहीं है। आगे अगर एक कोई पर्सन बिठा दोगे तो फिर से मैनिपुलेशन होना पॉसिबल है ना। ये सिस्टम ही अलोकेट करता है। जैसे आप कॉल सेंटर में फोन करते हो तो आपको ये नहीं पता होता कि आपका कॉल कौन उठाएगा, वैसे जब ये रिस्क असेसमेंट स्ट्रैटेजी जब केस हाईलाइट करता है तो सिस्टम को भी नहीं पता होता कि केस किसको अलोकेट होगा। ये एज टेक्नोलॉजी से डायरेक्टली कौन सा ऑफिसर फ्री है उसको अलोकेट हो जाता है। अभी हमारे कंप्लाइंट डिपार्टमेंट ने वो चालू किया है, इन्होंने एक्सेल पे चालू किया है, थोड़ा मैन्युअल है अभी भी, लेकिन इन्होंने एज टेक्नोलॉजी चालू कर दिया है। इन्होंने कितने इनको टिकट रेज हुए वो लिख देते हैं, और इन्होंने अपने टीम को बता के रखा हुआ है कि आप मेरे से काम मांगने मत आओ। ये एक मास्टर फाइल है, इसमें काम कितने करने हैं वो लिखे होते हैं। आपके हाथ का एक काम हो जाएगा, सेकंड काम उठाने से पहले किधर जाने का, वो मास्टर डेटा पे जाने का, आपके चॉइस का काम उठा लेने का। और चीफ ऑफिसर को ओवरराइडिंग पावर है, काम उठा लिया, उसको दिखता है कि किसने कौन सा काम उठाया है। आइडियली शी विल नॉट ओवरराइड, लेकिन अगर उसको पता है कि काम बी का प्रायोरिटी ज़्यादा है तो शी में कम एंड से कि भैया आपने ए उठाया है, पहले क्या कंप्लीट करके दे दो, बी कंप्लीट करके दे दो। शायद उन्होंने हाई प्रायोरिटी भी उसमें सिलेक्ट किया हुआ है, प्रायोरिटी भी सिलेक्ट किया हुआ है कि हाई प्रायोरिटी पे है कि लो प्रायोरिटी पे है। इसको ही सॉफ्टवेयर लेवल पे उन्होंने कर दिया कि उनके पास सॉफ्टवेयर है, क्योंकि उनके पास पैसे बहुत है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सब में 5000 करोड़ किया इनिशियल इन्वेस्टमेंट। लॉन्च करने के टाइम पे जो बीटा वर्जन लॉन्च किया था उसका 5000 करोड़ दिया इन्फोसिस को। एंड देयरफॉर अभी इनकम टैक्स का पोर्टल चालू नहीं होता तो लोग इनकम टैक्स का पोर्टल नहीं चलता तो लोग ट्विटर वगैरह पे जाके इन्फोसिस को गाली दे रहे हैं, इन्फोसिस के इंजीनियर्स को गाली दे रहे हैं कि तुम्हारा बॉस बोलता है 70 आवर्स इन अ वीक काम करना चाहिए, 7 घंटे तो करो। पता है ना, उनका फाउंडर ने बोला था कि अगर इंडिया को डेवलप नेशन बनाना चाहते हो तो वी शुड वर्क मिनिमम, विच आई सपोर्ट, क्योंकि सच है वो। यू कैन नॉट हैव मंडे टू फ्राइडे का लाइफ एंड डेवलप द इंडिया। वो डेवलप होने के बाद हम कर लेंगे मंडे टू फ्राइडे। अभी हमारी जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेवलपिंग को पहले क्या कर दो, डेवलप कर दो। एक बार डेवलप हो जाएगा तो डिसाइड कर लेंगे ना, अरे रिटायरमेंट एज में आराम ही करना है, अभी से आराम करना चालू कर दोगे तो रिटायरमेंट एज में क्या करोगे। हाँ, वो पता है ना, अभी इजी लाइफ करो फ्यूचर डिफिकल्ट हो जाता है, अभी डिफिकल्ट चैलेंजिंग लाइफ चूज करो फ्यूचर इजी हो जाता है। तो ऐसा वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है। तो अभी तक मैंने जो जनरल नॉलेज दिया वो समझ में आया आपको थोड़ा बहुत, आरएमएस क्या है, आस्क टेक्नोलॉजी क्या है और नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर क्या है।